जय हिंद बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं आपके केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के टीयर 1 के एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जीके के पीवाईक्यूज जो कि 2010 से लेके 2023 तक आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं और आपके सीबीएसई के जो एनसीईआरटी में सबसे मोस्ट फेवरेट टॉपिक्स है, जहाँ पे बार बार क्वेश्चन जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को हमने आज कवर करा है और उन टॉपिक्स में से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे और उन टॉपिक्स में से जितने भी पीवाईक्यूज आज तक पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक्स को हमने आज कवर करा है। और आज की इस लेक्चर में हम लोग कम से कम 400 साढ़े 400 पीवाईक्यूज करने वाले हैं और आपके लिए वो मोर देन इनफ होगा। आपको ये लेक्चर वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसको करने के बाद आपकी अगर प्रिपरेशन 30% भी है तो वो 80 से 90% तक हो जाने वाली है। और अगर आपने प्रिपरेशन पहले से कर रखी है तो वो प्रिपरेशन में आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी अदर टाइम चलिए आज जीके के धागे खोलने शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो यहाँ पर है कि वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 बिगिन। तो जैसा कि आपको बताऊं 1857 का जो हमारा रिवॉल्यूशन है उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यानी आज़ादी की हमारी पहली लड़ाई भी बोला जाता है। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? उसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। और इसके पीछे की बैक स्टोरी ये है कि वहाँ पर जो हमारे मंगल पांडे जी हैं जो कि फ्रीडम फाइटर थे, वो उस टाइम पे वहाँ पर पोस्टेड थे। वहाँ के जो मेरठ कैंटोनमेंट था वहाँ पे पोस्टेड थे और वहाँ पे ये एक अफवाह उड़ी थी कि जो गोली है उसमें जो काऊ है और जो पिग है उसके जो मांस है उसका यूज़ किया जा रहा है। तो ऐसे में जो हिंदुइज्म है और जो मुस्लिम है, इस्लामिज़्म है, उन सब में ये जो काऊ और जो पिग है इनका एक रेलेवेंस है। उसको देखते हुए ये विद्रोह की शुरुआत होती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 1857 का रिवॉल्ट है वहाँ से आपके दो क्वेश्चंस आए हैं। और तो यहाँ पे पूछा है जो 1857 का जब रिवॉल्ट चल रहा था तो उस टाइम पे इंडिया के अंदर जो गवर्नर जनरल था ब्रिटिश इंडिया का, वो कौन था? तो उस टाइम पे था जो हमारा वो था लॉर्ड कैनिंग। और अगर आपसे पूछे जो हमारे ब्रिटिश इंडिया का जो सबसे पहला जो गवर्नर था वो कौन था? तो वो था हमारा विलियम बेंटिक। वो हमारा था विलियम बेंटिक था। और अभी आगे क्वेश्चन में आएगा एक कि जिसमें आपका लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी पूछा गया है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड ब्रह्मो समाज। तो लेटर इंडिपेंडेंट टाइम में जब इंडिपेंडेंस हमको मिलने वाली थी 1857 के क्रांति के बाद, हमारे जो इंडियन समाज है उसमें बहुत सारी जो समाजों की स्थापना होती है उनमें से एक समाज ये भी था ब्रह्मो समाज। और ये समाज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय को फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न सोसाइटी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि जो राजा राम मोहन रॉय हैं इनके नाम में जो राजा है ये टाइटल कहाँ से मिला था इनको? तो ये टाइटल इनको दिया था अकबर सेकंड ने। अकबर सेकंड ने ये टाइटल दिया था इनको। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हु फाउंडेड आर्य समाज। तो इसमें से एक समाज ये भी है आर्य समाज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समाज है और इस समाज की जो फाउंडिंग मेंबर थे वो कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो प्रोबेबली मैंने थर्ड क्वेश्चन में ही कहा था कि अभी आगे आएगा कि जिसमें आपसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पूछेगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पर इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट गवर्नर जनरल की बात हुई है, यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया की बात नहीं हुई है। यहाँ पे जो हमारे लास्ट गवर्नर जनरल थे वो इंडिया के, वो कौन थे? सी राजागोपालाचारी थे। और इसके बाद गवर्नर जनरल इंडिया में नहीं बनते हैं। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं व्हेन वाज जलियांवाला बाग मैसेकर हैपेंड। तो जलियांवाला जो बाग है वो प्रेजेंट डे कहाँ पर है? प्रेजेंट डे अभी पंजाब में है। आप सभी को पता होगा 13 अप्रैल 1919 के दिन
बैसाखी का दिन था और वहाँ पर जलियांवाला बाग में सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी उस पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन जो वहाँ पे मार्शल लॉ लगा हुआ था, लोगों को पता नहीं था। तो ऐसे में जो जनरल रेगनाल्ड डायर था, उसने ओपन फायरिंग की वहाँ पे ऑर्डर दे दिए थे उसकी ट्रूप्स को, और वहाँ पर ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर है वो हो जाता है। वहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, किसी को कहीं पर भी जाने की जगह नहीं मिलती है, भागा-दौड़ी में लोग मारे जाते हैं और ऊपर से गोलीबारी में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तो हमारे जो इंडियन इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है, उसमें एक डार्क स्पॉट के रूप में देखा जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर को। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। केवीएस 2010 में पूछा गया है, हु डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को किसने डिस्कवर करा था? तो यहाँ पे ये आंसर इसका बी नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी, जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कवर करा था। यहाँ पे मोहनजोदाड़ो ना ही हड़प्पा की बात हुई है, यहाँ पर बात हुई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। अगर मोहनजोदाड़ो की बात होती तो उसका आंसर होता आर डी बैनर्जी, हड़प्पा की बात होती तो उसका आंसर होता दयाराम साहनी। लेकिन ये सर जॉन मार्शल थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पूरे एक्सकेवेशन थे उसके हेड थे। तो इस रूप में जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो कौन होगा? सर जॉन मार्शल। और कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम कौन था? अलेक्जेंडर कनिंघम वो था जिसने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो फाउंडर थे। वो कौन माना जाता है? वो माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम। मूविंग टू द, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा केवीएस 2010 में ही जो दूसरा क्वेश्चन आईवीसी से पूछा गया है वो कौन सा है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोहनजोदड़ो? मोहनजोदड़ो का जो मतलब क्या है? मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है मुर्दों का टीला। ये स्टैटिक जीके का फैक्ट है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और तो अभी आपने ऊपर देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपके 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये जो आपका टॉपिक है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, लेटर वैदिक सिविलाइजेशंस, और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट है जैसे हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, लोथल हो गया, धौलावीरा हो गया, ये सारी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, केवीएस 2010 में पूछा गया है, हाउ मेनी वेदास आर देयर? तो हम सभी को पता है हमारे कितने वेदास हैं, हमारे 4 वेदास हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये हमारे चारों वेद हैं। और इसमें सबसे पुराना वाला वेद कौन सा है? इसमें सबसे पुराना वाला वेद है हमारा ऋग्वेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 4, विच इज द ओल्डेस्ट वेदा। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में हमने डिस्कस करा हमारे सबसे जो पुराना वाला वेद कौन सा है, वो हमारा है ऋग्वेद। ये भी केवीएस 2010 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर मूव करते हैं हम। यहाँ पे आता है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? वो है गंगा। और इसकी लेंथ कितनी है? 2525 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा। वैसे एज अ फैक्ट देखा जाए तो सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र होनी चाहिए, लेकिन आपको बताऊं कि जो ब्रह्मपुत्र है उसका ओरिजिन आधे ज़्यादा, उसका जो ओरिजिन है वो तिब्बत से होता है, और आधे ज़्यादा जो पार्ट है उसका वो तिब्बत में ही गुजर जाता है। बाद में वो नामचा बारवा से इंडिया में एंटर करती है, और तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है, सांगपो बोला जाता है। तो अगर फैक्ट के रूप में देखें तो सबसे लंबी नदी यहाँ पे जितनी भी है उनमें से कौन सी है? ब्रह्मपुत्र है। लेकिन इंडियन रिवर की बात हुई है तो यहाँ पे वो गंगा होगा। गोदावरी साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, और यमुना गंगा की एक ट्रिब्यूटरी है। व्हाट इज दक्षिण गंगा? तो दक्षिण गंगा इसमें से कौन सी है? दक्षिण गंगा इसमें से गोदावरी। और इसका रीजन ये है, ये हमारी जो साउथ इंडिया है यानी पेनिनसुलर इंडिया है, वहाँ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है हमारी 1465 किलोमीटर। ये हमारी दक्षिण गंगा इस वजह से बोली जाती है क्योंकि साउथ इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो केवीएस 2010 में पूछा गया है, द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज, तो वो हमारा सभी को पता है ये जुपिटर ही है।
और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? सबसे स्मॉलेस्ट है हमारा मर्क्यूरी है, और सबसे बड़ा कौन सा है? वो हमारा जुपिटर है। शनि को सैटर्न बोला जाता है, पृथ्वी एज वी ऑल नो अर्थ, और मैंग्रोव तो एक फॉरेस्ट होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर मूव करते हैं, और यहाँ पर है व्हाट इज कॉल्ड भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार किसे कहते हैं? मॉर्निंग स्टार हम लोग कहते हैं विनस को, हिंदी में इसे शुक्र कहा जाता है। तो मॉर्निंग स्टार भी इसे ही कहते हैं और इवनिंग स्टार भी इसे ही कहते हैं। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार ऑफ आवर सोलर सिस्टम कौन है? वो है हमारा वीनस, हिंदी में उसे शुक्र कहते हैं। और एक फैक्ट की बात है, ये जो वीनस है यही हमारे जो सोलर सिस्टम है उसका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, यानी सबसे जो गर्म प्लेनेट है, गर्म ग्रह हमारे कोई सोलर सिस्टम का, तो वो कौन है? वो वीनस है। सबको लगता है वो मरकुरी है, लेकिन नहीं, मरकुरी नहीं है, वो वीनस है। तो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कौन सा हुआ? ये हुआ हमारा विनस। मंगल को रेड प्लैनेट कहा जाता है, बुध जो है वो मरकुरी है, शनि हो गया हमारा सैटर्न हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा केवीएस 2010 में पूछा गया है, हाउ मच टाइम डिड इट टेक टू मेक भारतीय संविधान। हमारा भारतीय संविधान को बनने में कितना टाइम लगा था वो पूछ रहे हैं। तो इधर हमें सबसे ए ऑप्शन है वो सबसे करेक्ट है। यहाँ पर 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। और जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कभी बनना स्टार्ट हुआ था? ये हमारा बनना स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में ये बनना स्टार्ट हुआ था। और ये बन के कंप्लीट कब हुआ था? ये कंप्लीट हुआ था हमारा 26 नवंबर 1949 में हमारा ये बन के रेडी हो गया था। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान को बनने में कितने रुपए का खर्चा आया था? वो आया था हमारा 64 लाख रुपीस का खर्चा आया था। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में कितने साल लगे थे और कितने दिन लगे थे, कितने महीने लगे थे? वो हमारे 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 16, हु वॉज द परमानेंट स्पीकर ऑफ संविधान सभा। तो इधर स्पीकर नहीं आएगा, इधर आएगा हमारा प्रेसिडेंट आएगा। तो हमारे प्रेसिडेंट कौन थे संविधान सभा के? वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले जो हमारे टेम्पररी थे वो कौन थे? वो हमारे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा किस वजह से थे? वो इस वजह से थे क्योंकि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारी नई नई में बनी थी, उस टाइम पे कोई भी प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हुआ था इसका। तो जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे उस टाइम पे सबसे ओल्डेस्ट थे, यानी सबसे जो उम्रदराज व्यक्ति थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। लेकिन बाद में एक फेयर इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के बाद जो राजेंद्र प्रसाद है उनको इलेक्ट किया जाता है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होते हैं उसके परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। तो हमारी डेफिशिएंसी यानी विटामिन सी की कमी से अगर कोई कौन सी बीमारी होती है तो वो होती है हमारी स्कर्वी। स्कर्वी एक बीमारी होती है जिसमें हमारे जो दांत के मसूड़े होते हैं यानी गम्स होते हैं उसमें से जो ब्लीडिंग होने लगती है, तो स्कर्वी उसे बोला जाता है। रिकेट्स हमारी विटामिन डी की कमी से होती है जिसमें हमारी जो हड्डियां होती हैं वो इतनी हद तक कमजोर हो जाती हैं कि अगर उनके ऊपर थोड़ा सा भी प्रेशर पड़ता है तो उनके ब्रेक होने का खतरा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 18, विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। तो डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी से कौन सी बीमारी होती है? हमारी रिकेट्स होती है। और विटामिन डी का जो कोई नेचुरल सोर्स है वो कौन सा होता है? वो होता है हमारा सनलाइट होता है। तो विटामिन डी का नेचुरल सोर्स सनलाइट होता है। और विटामिन डी की कमी से डेफिशिएंसी से कौन सी बीमारी होती है? वो हमारी होती है रिकेट्स होती है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 केवीएस 2010, हुज ऑटोबायोग्राफी इज विंग्स ऑफ फायर। तो वो किसकी बायोग्राफी है? वो हमारी एपीजे अब्दुल कलाम जी की है। तो एपीजे अब्दुल कलाम में एक फैक्ट की बात, एपीजे का फुल फॉर्म क्या है? तो एपीजे का फुल फॉर्म है अबुल पाकीर जैनुलुद्दीन अब्दुल कलाम। ये अब एपीजे की फुल फॉर्म है।
तो एपीजे अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? वो है विंग्स ऑफ फायर। यहाँ पे एक डिफरेंस बताऊं, बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है। ऑटोबायोग्राफी में वो होता है जो कोई भी राइटर है, वो जैसे अब्दुल कलाम जी ने खुद के बारे में अगर किताब लिखी है तो ऑटोबायोग्राफी होगी, उन्होंने खुद से लिखी है। और बायोग्राफी होता है कोई भी व्यक्ति किसी के बारे में लिख सकता है। जैसे अगर मैं किसी फेमस पर्सनैलिटी के बारे में कोई किताब लिख दूं, उनके बारे में लिख दूं, तो मैं बायोग्राफी लिख रहा हूँ। लेकिन ऑटोबायोग्राफी वो होता है जिसमें मैं खुद के बारे में ही खुद के ऊपर किताब लिख दूं, वो ऑटोबायोग्राफी होता है। तो यहाँ पे नेहरू जी की जो ऑटोबायोग्राफी, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एन ऑटोबायोग्राफी। एन ऑटोबायोग्राफी होता है, और ये है। और गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। इनका है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रुथ। ये है इनकी बायोग्राफी का नाम, गांधी जी का। और वाजपेयी जी की आई डोंट रिमेम्बर, अभी याद आएगा तो आगे बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 20 केवीएस 2010, हु रोट डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो भारत की खोज किताब हम सब ने पढ़ी है, हमारी स्कूल में लगी थी ये किताब, भारत की खोज। और ये किसने लिखी है? लिखी है हमारे जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज कंसीडर्ड एज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। तो वैसे देखें तो भारत का कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, क्योंकि हमारी इंडियन गवर्नमेंट मानती है कि अगर किसी भी स्पोर्ट को अगर नेशनल स्पोर्ट बना दिया गया तो बाकी जो खेल होंगे उनको एक अनइक्वालिटी की फीलिंग आएगी। तो इस वजह से भारत का कोई वैसे राष्ट्रीय खेल नहीं है। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको उधर हॉकी लगा के आना है। कई लोगों को लगता है क्रिकेट है, लेकिन नहीं, क्रिकेट नहीं है। कबड्डी हमारी जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसका नेशनल स्पोर्ट है। तो भारत का वैसे तो कोई भी नेशनल स्पोर्ट नहीं है, लेकिन एग्जाम के पर्सपेक्टिव से हॉकी है। क्वेश्चन नंबर 22 केवीएस 2010, इंटरनेशनल वुमेन्स डे यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? ये मनाया जाता है इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है बीएसएफ डे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। क्वेश्चन नंबर 23, इन्वायरमेंट डे, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 24, कुचिपुड़ी इज द क्लासिकल डांस ऑफ विच स्टेट। जो कुचिपुड़ी है वो किस स्टेट, किस राज्य का नेशनल क्लासिकल डांस है? वो किस राज्य का है? तो वो है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आपको बताओ, यहाँ पे हमारे 8 क्लासिकल डांसेस हैं, वो कौन कौन से हैं? सबसे पहला आता है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम है वो हमारा तमिलनाडु से है। उसके बाद आता है हमारा कथक, वो हमारा यूपी का है। उसके बाद है हमारा कथकली, वो हमारा केरला से है। कुचिपुड़ी आता है हमारा, वो आता है हमारा आंध्र प्रदेश से आता है। उसके बाद है हमारा ओडिसी, नाम से ही डिफाइंड है, ओडिशा से है। उसके बाद आता मणिपुरी, अगेन मणिपुर से है ये। उसके बाद आता मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम हमारा केरला से है। तो केरला के हमारे 2 क्लासिकल डांसेस हैं, सबसे पहला कथकली है और उसके बाद मोहिनी अट्टम है। और एक आता है हमारा सत्रिया। सत्रिया कहाँ से है? वो है हमारा आसाम से है। तो ये हमारे 8 क्लासिकल डांसेस है। वैसे जो संगीत नाटक एकेडमी है वो 8 मानती है। वैसे एक और माना जाता है, वो 9वां एक छऊ है, लेकिन आपको 8 ही याद रखने, क्योंकि जो संगीत नाटक एकेडमी है वो हमारा 8 को ही मानती है। मोहिनीअट्टम इज डांस फ्रॉम विच प्लेस। तो हमने ऊपर डिस्कस करा, ये कहाँ से? केरला से। कर्नाटका का कोई भी क्लासिकल डांस नहीं है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, एंड तमिलनाडु से कौन है? वो है हमारा भरतनाट्यम। क्वेश्चन नंबर 26, स्वराज इज माई बर्थ राइट।
तो वो किसने ये स्लोगन दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने। जो मेरा स्वराज है, वो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, वो बाल गंगाधर तिलक जी ने दिया था। महात्मा गांधी ने एक स्लोगन दिया था, जो दिया था डू और डाई, करो या मरो। एंड भगत सिंह का तो हम सभी को पता है, इनकलाब जिंदाबाद। और सुभाष चंद्र बोस जी का है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 KVS 2011। व्हेन डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च? उन्होंने कब स्टार्ट करा था? स्टार्ट करा था 12 मार्च 1930 को स्टार्ट करा था। एंड प्रोबेबली इसको नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। इन्होंने नमक सत्याग्रह जो अंग्रेज थे उनके विरोध में बनाया था। और ये दांडी मार्च उन्होंने कब स्टार्ट करा था? ये स्टार्ट करा था इन्होंने 12 मार्च 1930। और स्टार्ट कहाँ से करा था? इन्होंने स्टार्ट करा था अपना जो इनका आश्रम था, साबरमती आश्रम था, वहां से स्टार्ट करा था और गुजरात के दांडी डिस्ट्रिक्ट में इसको खत्म करा था। एंड अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर? तो हमारे जो मुगल सल्तनत है उसका जो नींव किसने रखी थी? वो रखी थी बाबर ने। पानीपत की जो पहली लड़ाई थी 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल सल्तनत की नींव रखी थी। तो किसने रखी थी? वो रखी थी हमारे बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 29, विच मुगल एम्पर कॉल्ड जिंदा पीर? तो जिंदा पीर किस मुगल एम्पर को कहा जाता है? वो कहा जाता है औरंगजेब को। विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया? तो वो डैम है ये किसे कहते हैं? ये कहते हैं टिहरी डैम को। ये कौन सी नदी में बना है? ये बना है हमारा भागीरथी नदी पे बना है और ये उत्तराखंड में है। तो टिहरी डैम हमारा टॉलेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन विच रिवर? तो हीराकुंड डैम है वो कौन सी नदी बना है? वो बना है हमारा महानदी नदी पे बना है। और ये एशिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है? वो हमारा हीराकुंड डैम ही है। और इसकी लेंथ कितनी है? इसकी है 25 किलोमीटर, 800 मीटर इसकी लेंथ है। और ये लॉन्गेस्ट डैम है एशिया का। और ये कौन सी नदी बना है? ये बना है महानदी पे। कौन सा डैम? हीराकुंड डैम। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज लाल ग्रह? तो लाल ग्रह यानी रेड प्लैनेट किसे कहते हैं? वो कहते हैं मार्स को। क्यों क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो इसका जो कलर है वो पूरा ऐसे रेड कलर का है, तो इस वजह से इसे रेड प्लैनेट कहते हैं। वीनस को तो मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार कहते हैं। और ये हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम भी है। वो कौन है? वीनस है। और बृहस्पति हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। क्वेश्चन नंबर 33, इंडिया स्टैंडर्ड टाइम IST इज टेकन फ्रॉम विच लाइन? तो कौन सी लाइन से लिया गया है? वो लिया गया हमारा 82.5 डिग्री ईस्ट मिर्जापुर से। जो ये इंडियन स्टैंडर्ड लाइन है वो कहाँ से पास होती है? वो मिर्जापुर से लाइन होती है। और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? उसके कोऑर्डिनेट्स है 82.5 डिग्री ईस्ट मिर्जापुर। क्वेश्चन नंबर 34 है। और वो क्वेश्चन क्या है? वो क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो हमारे जो मौलिक अधिकार है वो कौन से देश से लिए गए हैं? वो कौन से देश से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो हमारे भारत में फंडामेंटल राइट्स कितने हैं? 6 हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहला हमारा राइट टू इक्वालिटी है। उसके बाद आता हमारा राइट टू फ्रीडम है। फिर उसके बाद आता हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, एडुकेशनल राइट। फिर उसके बाद आता हमारा सबसे लास्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। तो हमारे टोटल फंडामेंटल राइट्स कितनी है? 6 हैं। और वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हमारे USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। क्वेश्चन नंबर 35 अगेन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के पार्ट से ही पूछा गया है KVS 2011 में। फंडामेंटल ड्यूटीज वर टेकन फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका आंसर है रसिया, USSR तब के टाइम पे। तो एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में है? तो किस पार्ट में? हमारे
हमारे 4th ए में है, और आर्टिकल 51 ए है वो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ डील करता है। हमारे टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है, वो हमारे 11 हैं। पहले 10 थे, लेकिन 2002 में एक और ऐड करा गया। वो कौन सा था? वो था हमारा राइट टू एडुकेशन। राइट टू एडुकेशन था वो 86th संविधान संशोधन को करके 2002 में ऐड करा गया था इसको। तो पहले 10 थे, 2002 से पहले 10 थे, लेकिन 2002 में एक और ऐड करा गया। कौन सा? राइट टू एडुकेशन। यानी ये हर पेरेंट की ड्यूटी है, हर स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि जो 14 साल तक के बच्चे हैं उनको फ्री एडुकेशन प्रोवाइड की जाए, और एडुकेशन मैंडेटरी होगी उन बच्चों के लिए। और जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी गई थी, वो कौन सी कमेटी के उस पे की गई थी? वो ऐड की गई थी हमारी स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर ऐड करी गई थी फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो कहाँ से ली गई? ये ली गई रसिया से, यूएसएसआर से। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4th ए में आर्टिकल 51 ए हमारी एफडी से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 36 KVS 2011, नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो जो रात में हमें कम दिखने लगता है किसी किसी को, तो उनके अंदर कौन सी विटामिन की कमी होती है? वो होती है विटामिन ए की कमी की वजह से उनको दिखता है, नहीं दिखता है रात के टाइम पे, नाइट ब्लाइंडनेस उसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37, विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। यानी जो हमें अगर कहीं पे चोट लग जाती है तो वो हमारा कई बार होता है कि हमें फर्स्ट एड नहीं मिल पाता है, तो खून अपने आप बहना रुक जाता है। वो किसी वजह से रुकता है, वो रुकता है हमारे विटामिन के की वजह से रुकता है वो। तो क्वेश्चन नंबर 38 KVS 2011, हुज नोवेल इज गोदान। यानी गोदान है वो किसकी नोवेल है? वो हमारी मुंशी प्रेमचंद जी की नोवेल है गोदान। एक इनका इम्पोर्टेंट है एक ईदगाह एक इम्पोर्टेंट नोवेल है इनका। उसके बाद जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनकी एक नोवेल है परशुराम की प्रतीक्षा। इनकी इम्पोर्टेंट नॉवल है। फिर उसके बाद एक और है उर्वशी, भी रामधारी सिंह दिनकर जी की एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉवल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की एक नॉवल है कुकुरमुत्ता, ये बहुत इम्पोर्टेंट इनकी नॉवल है कुकुरमुत्ता। उसके बाद ये जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनकी है एक फेमस नॉवल है, वो है कंकाल। जयशंकर प्रसाद जी की एक बहुत इम्पोर्टेंट नॉवल है। तो ऊपर हमने डिस्कस करा था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये किसकी बुक है? ये हमारी महात्मा गांधी जी की है। क्वेश्चन नंबर 40, हु इज कॉल्ड हॉकीज मैजिशियन। यानी हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? वो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद जी को। तो जो धनराज पिल्ले हैं ये भी हॉकी से रिलेटेड है, बलबीर सिंह जी भी हॉकी से रिलेटेड है। कपिल देव जी कहाँ से रिलेटेड है? ये हमारे क्रिकेट से रिलेटेड है। और जो मेजर ध्यानचंद अवार्ड हमारे स्पोर्ट्स का सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, वो हमारे इंडियन स्पोर्ट्स का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। इससे पहले इसका नाम क्या था? इसका नाम था पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इससे पहले इसका नाम ये था, लेकिन अभी उसका नाम चेंज होकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। और हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जादूगर कहते हैं मेजर ध्यानचंद जी को। और क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेटेड। नेशनल स्पोर्ट डे सेलिब्रेट कब किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है 29 अगस्त को। एज अ फैक्ट ये 29 अगस्त को मेजर ध्यान चंद जी का बर्थडे होता है, तो इस वजह से इंडिया में नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है 29 अगस्त को।
क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिड हिंदी डे यानी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है टीचर्स डे कब मनाया जाता है? टीचर्स डे कब मनाया जाता है? मनाया जाता है 5 सितंबर को। और ये किसके बर्थडे के ऊपर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के ऊपर टीचर्स डे को मनाया जाता है 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थडे होता है, इस वजह से टीचर्स डे शिक्षक दिवस पूरे भारत में 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, कथक इज ए क्लासिकल डांस फ्रॉम विच प्लेस? तो कथक अभी ऊपर में डिस्कस करा था कहाँ से है, वो है यूपी और नॉर्थ इंडिया, यूपी से कथक है वो क्लासिकल डांस है। टोटल कितने हैं क्लासिकल डांस? वो 8 हैं और जो संगीत नाटक अकेडमी मानती है 8 हैं। क्वेश्चन नंबर 45, भरतनाट्यम इज एसोसिएटेड विच फ्रॉम विच स्टेट? तो भरतनाट्यम कहाँ से है? ये तमिलनाडु से है। तो आपने नोटिस करा होगा जो डांस हैं और ये एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो ये जो डांस वाला टॉपिक है, क्लासिकल डांस हो गए, इनके जो आर्टिस्ट हो गए, इनके नाम वगैरह हो गए, ये आपके एग्जाम से आज के आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, तो आप इनसे एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इंडिया का जो सबसे लार्जेस्ट स्टेट यानी सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है एरिया के हिसाब से? वो कौन सा है? वो राजस्थान है। तो यहाँ पे राजस्थान है, तो इसका आंसर होगा हमारा राजस्थान होगा। और भारत का जो सबसे स्मॉल स्टेट है वो एरिया के हिसाब से कौन सा है? वो है हमारा गोवा है। क्वेश्चन नंबर 48, केवीएस 2011 में हु इज फादर ऑफ हरित क्रांति यानी जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके जो जनक है वो किसे कहा जाता है? वो कहा जाता है MS स्वामीनाथन यानी मेघनाथ स्वामीनाथन। तो हरित क्रांति जो भारत में जो किसान वर्ग था उसके लिए एक रिवॉल्यूशन था जिसमें भारत ने जो हमारी अपनी जो कृषि है उसका एक नमूना पेश करा था दुनिया के सामने कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमेशा रहेगा। तो हरित क्रांति कब आई थी हमारी? वो आई थी लेट 1960s के टाइम पे आई थी और उसके फादर किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है MS स्वामीनाथन जी को। तो श्वेत क्रांति व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड है किससे? ये रिलेटेड है मिल्क से। और इसको स्टार्ट किसने करा था? ये स्टार्ट करा था, ऊपर है ये जो हमारे वर्गीज कुरियन जी हैं, वर्गीज कुरियन जी, इन्होंने श्वेत क्रांति को स्टार्ट करा था। और वर्गीज कुरियन जी अमूल से रिलेटेड है यानी आनंदा मिल्क यूनियन लिमिटेड से रिलेटेड है। तो वर्गीज कुरियन जी भारत की जो व्हाइट रिवॉल्यूशन है उसके फादर माने जाते हैं। और व्हाइट रिवॉल्यूशन किस वजह से शुरू किया गया था? तो हमारी भारत में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको बढ़ावा देने के लिए जो व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी श्वेत क्रांति है वो शुरू की गई थी और उसके फादर वर्गीज कुरियन जी हैं। क्वेश्चन नंबर 50, व्हेन वाज UNO यानी यूनाइटेड नेशंस ये कभी इस्टेब्लिश किया गया था? तो ये कभी इस्टेब्लिश किया गया था आगे के ऑप्शन में देखते हैं। ये जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारे वर्ल्ड के अंदर पीस को इस्टेब्लिश करने के लिए बनाई गई थी। तो इसका जो आंसर है वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 के दिन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसका मेन एम क्या है? वो मेन एम ये है कि हमारा जो वर्ल्ड है उसमें वर्ल्ड वॉर को होने से रोकने के लिए और पीस को स्टैब्लिश करने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। द स्लोगन करो या मरो, डू और डाई किसने दिया था? तो डू और डाई किसने दिया था? वो हमारे दिया था जो महात्मा गांधी ने दिया गया था। और ये कौन से मूवमेंट के लिए दिया गया था? ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के लिए। क्विट इंडिया मूवमेंट कभी स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट किया गया था 9 अगस्त
1945 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था और इसके मेन लीडर कौन थे? वो थे हमारे महात्मा गांधी जी। और उसमें जो नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई का, ये इस मूवमेंट के टाइम पर ही दिया था इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 52, हु एस्टैब्लिश द आजाद हिंद फौज? ये किसने करा था? ये सुभाष चंद्र बोस जी ने करा था। आगे चल के आजाद हिंद फौज ही इंडियन नेशनल आर्मी बनती है। तो आजाद हिंद फौज किसने स्टैब्लिश करा था? वो करा था सुभाष चंद्र बोस जी ने। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट फीमेल यहाँ पे मुगल रूलर की बात हो रही है, वो कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। फर्स्ट मुगल फीमेल एम्परर कौन है? रजिया सुल्तान है। व्हेन द बैटल ऑफ प्लासी फॉट? तो बैटल ऑफ प्लासी कभी लड़ा गया था? बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था हमारा, जो ऑप्शन नंबर ए है, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द रिवर ऑफ मजूली द्वीप? जो हमारा जो मजूली द्वीप है वो कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? तो वो बना हुआ है ब्रह्मपुत्रा। और एज अ फैक्ट जो मजूली द्वीप है ये ब्रह्मपुत्रा के ऐसे बीच में बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। रिवराइन आइलैंड उसे कहते हैं जो नदी के बीच में बन जाता है, उसे रिवराइन आइलैंड कहते हैं। और मजूली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? ये ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बना हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 56 है, केवीएस 2013 में पूछा गया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के कौन से कितने राज्यों से पास होता है? ये कितने से होता है? ये होता है हमारा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से पास होता है। तो ये कौन कौन से राज्य हैं? वो सबसे पहला राज्य है हमारा गुजरात है, फिर उसके बाद है हमारा राजस्थान है, फिर उसके बाद एमपी है, फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ है, फिर उसके बाद झारखंड है, उसके बाद वेस्ट बंगाल है, फिर उसके बाद हमारा त्रिपुरा है, उसके बाद हमारा मिजोरम है। तो ये हमारे 8 राज्य हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन राज्यों से पास होता है। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? जो हमारी भारतीय संविधान है उसकी आत्मा किसे कहते हैं? उसे कहते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आई थिंक ये मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे। सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिएम्बल को कहते हैं, यानी भारत के संविधान का जो प्रस्तावना है उसे भारतीय संविधान की आत्मा कहते हैं। और एक और चीज, जो प्रिएम्बल है उसे आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये किसने कहा था? एन.ए. पालखीवाला ने कहा था जो प्रिएम्बल है, प्रिएम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एंड द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं? वो भी कहते हैं प्रिएम्बल को ही। क्वेश्चन नंबर 58, मिनिमम एज टू बिकम इन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज? तो वो कौन सी, वो क्या एज है? वो 35 है। 35 एज है। 35 एज है इंडिया का जो प्रेसिडेंट बनने का सबसे मिनिमम एज। और यंगेस्ट हमारी प्रेसिडेंट कौन है अब तक? तो अभी जो प्रेजेंट की हमारी प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, वही हमारी सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट है इंडिया की। और सबसे जो मिनिमम एज है इंडिया का प्रेसिडेंट बनने के लिए वो क्या है? वो हमारी 35 है। तो विच इज द क्वेश्चन नंबर 59, विच इज द लार्जेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी? तो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? वो हमारी हड्डी है, सॉरी, वो फीमर है। और वो थाई बोन जो हमारी जांग की हड्डी है उसे फीमर कहते हैं। और वो हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसकी लार्जेस्ट बोन है। और यहीं पर जो हमारी ह्यूमन बॉडी है उसकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है? वो है हमारी स्टेपिस ईयर। हमारी जो कान है उसके अंदर एक बोन है, उसका नाम है स्टेपिस, और वो हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट बोन है।
क्वेश्चन नंबर 61 केवीएस 2013 में हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्रा। तो पंचतंत्रा एक किताब का नाम है और उसके ऑथर कौन है, उसके ऑथर है हमारे विष्णु शर्मा। यहाँ भी ये ऑप्शन गलत है, उसके ऑथर कौन है, वो है कालिदास जी। पंचतंत्रा के जो ऑथर है वो कौन है, कालिदास जी है। हु रोट आनंद मठ। जो वंदे मातरम है वो आनंद मठ से ही लिया गया है। तो ये किसने लिखी है, तो वो लिखी है हमारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने आनंद मठ लिखी है और आनंद मठ से ही वंदे मातरम ली गई है। क्वेश्चन नंबर 63 हाउ मेनी कलर्स आर इन द ओलंपिक रिंग। तो वो कौन कौन से हैं, वो हमारे कौन कौन से कलर हैं। वो सबसे पहले कलर हमारा रेड है, उसके बाद ब्लू है, फिर ब्लैक है, फिर ग्रीन है, फिर येलो है। तो ये 5 कलर हैं और टोटल कितने हमारे 5 कलर्स हैं। 5 रिंग है हमारी ओलंपिक के जो सिंबल है उसमें, और वो कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन एंड येलो। क्वेश्चन नंबर 64 केवीएस 2013 में पूछा गया है नीरज चोपड़ा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। तो ये कौन सी स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, वो है हमारे जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से एसोसिएटेड है। और ये जो हमारे नीरज चोपड़ा जी हैं, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में ही। क्वेश्चन नंबर 65 योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया जाता है, वो मनाया जाता है हमारा 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2015 से शुरुआत की गई थी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की। और 21 दिसंबर को कौन सा डे मनाया जाता है, 21 दिसंबर को मनाया जाता है हमारा वर्ल्ड मेडिटेशन डे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाता है 21 दिसंबर को। और इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी 2024 में। 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 अर्थ डे यानी पृथ्वी दिवस कभी मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हमारा इसका आंसर है 22 अप्रैल को हमारा अर्थ डे मनाया जाता है। और 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को मनाया जाता है हमारा अर्थ डे, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है हमारा 22 अप्रैल को। बिहू इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। तो बिहू हमारे कौन से स्टेट का फोक डांस है, वो है हमारे असम का। तो असम से एक क्लासिकल डांस भी था, वो कौन सा डांस था, वो था हमारा सत्रिया। आसाम से ही था वो। क्वेश्चन नंबर 68 घूमर इज अ फोक डांस ऑफ विच स्टेट। वो है हमारे राजस्थान से जो घूमर है वो हमारा फोक डांस है, राजस्थान का घूमर। क्वेश्चन नंबर 69 लार्जेस्ट स्टेट इन पॉपुलेशन वाइज जो भारत का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है वो कौन सा है, वो हमारा यूपी। उत्तर प्रदेश हमारे भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, वो कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया विद पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है हमारा, वो है हमारा सिक्किम है। वैसे एरिया के हिसाब से कौन सा है, गोवा है। जनसंख्या के हिसाब से कौन सा है, वो हमारा सिक्किम है। तो नीली क्रांति ब्लू रिवॉल्यूशन वो किसके लिए स्टार्ट किया गया था, ब्लू रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था फिशरीज से यानी मत्स्य पालन के लिए बढ़ावा के लिए जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो शुरू किया गया था। व्हेन वाज आरबीआई जो रिजर्व बैंक ऑफ जो इंडिया है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टैब्लिश किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में स्टैब्लिश किया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। क्वेश्चन नंबर 73 वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर किधर है, वो है हमारा न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में है। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO यानी जो विश्व स्वास्थ्य वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, वो है हमारा ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। ये जो जेनेवा है
ये स्विट्जरलैंड में है, और जब WHO का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। क्वेश्चन नंबर 75, वेयर इज द सत्यमेव जयते टेकन फ्रॉम। तो ये जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते लिया गया है हमारे मुकुंद उपनिषद से, और सत्यमेव जयते ही भारत का मोटो है। जो हमारी इंडिया है उसका मोटो क्या है, तो आपने देखा होगा जो हमारा भारत का जो नेशनल एम्बलम है उसके नीचे भी लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। तो वो कहाँ से लिया गया, वो लिया गया मुकुंद उपनिषद से, और भारत का मोटो क्या है, सत्यमेव जयते, यानी सत्य की ही जीत होती है हमेशा। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन वाज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कभी स्टैब्लिश की गई थी वो 1885 में। जो आज की कांग्रेस पार्टी है INC, वो स्टैब्लिश की गई थी 1885 में। क्वेश्चन नंबर 77, इन विच सेशन कांग्रेस वाज डिमांडेड फॉर पूर्ण स्वराज, यानी पूरी आज़ादी, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग कब की गई थी, वो लाहौर सेशन हुआ था 1929 के टाइम पे, लाहौर सेशन हुआ था। वो उस टाइम पे पूर्ण स्वराज की डिमांड करी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, और 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना अनऑफिशियली पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, वो था 26 जनवरी 1930 को। और क्यों मनाया था, क्योंकि 1929 में जो पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से उसकी डिमांड करी थी, पूर्ण स्वराज की करी थी लाहौर सेशन में। और भारत ने अनऑफिशियली अपना पहला इंडिपेंडेंस डे कभी मनाया था, वो मनाया था 26 जनवरी 1930 में मनाया था। Sorry. Question number 78, where does the maximum rainfall occur in India? तो भारत में जो भारत और इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में अगर कहीं पे सबसे ज्यादा बारिश होती है तो कहाँ पे होती है, वो होती है हमारी मौसिनराम में होती है हमारी। जो सर्वाधिक वर्षा होती है पूरे विश्व में और पूरे भारत में, अगर विश्व में हो रही है सबसे ज्यादा तो भारत में तो डायरेक्टली हो जाएगी, तो कहाँ पे होती है, वो हमारी मौसिनराम में होती है। क्वेश्चन नंबर 79, वेयर इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड है, ये हमारा उत्तराखंड में है। एक फैक्ट की बात है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका पुराना नाम क्या था, वो था हैली नेशनल पार्क था। बाद में इसका नाम रामगंगा चेंज किया गया था, लेकिन वापस से इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर लिया गया था। लेकिन इसका सबसे पहले नाम क्या था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम क्या था, हैली नेशनल पार्क था। और ये भारत का पहला नेशनल पार्क भी यही है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो मिनिमम एज टू बिकम लोकसभा मेंबर, तो भारत में जो लोकसभा मेंबर है उसकी बनने की जो मिनिमम एज है वो कितनी है, वो हमारी 21 ईयर्स ओल्ड है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 18, जो मिनिमम एज ऑफ बिकमिंग लोकसभा मेंबर इज 25 ईयर्स है, 25 ईयर्स है। शायद मैंने पहले 21 बोल दिया, लेकिन इसका आंसर 25 ईयर्स है लोकसभा मेंबर बनने की भारत में। क्वेश्चन नंबर 81 हमें हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 81, मिनिमम एज ऑफ टू बिकम मेंबर ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की जो मिनिमम एज है मेंबर बनने की वो क्या है, वो हमारी 30 वर्ष है राज्यसभा की, और लोकसभा की क्या है, वो है 25। क्वेश्चन नंबर 82, इन विच पार्ट ऑफ बॉडी इज इंसुलिन प्रोड्यूस्ड। तो इंसुलिन हमारी बॉडी के किस अंग में प्रोड्यूस होती है, वो होती है हमारी पैनक्रियाज से होती है। और पैनक्रियाज जो इंसुलिन होता है इसका काम क्या होता है, इंसुलिन का मेनली काम होता है जो हमारी बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको कंट्रोल करना होता है। अगर किसी की बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाता है तो उसको डायबिटीज हो जाती है, और वो इंजेक्शन के थ्रू उसको फिर
इंसुलिन दिया जाता है ताकि उसकी जो बॉडी का ब्लड शुगर लेवल है वो एक मेंटेन लेवल में रहे। तो इंसुलिन कहाँ से प्रोड्यूस होता है? हमारी पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, और अगर ये इंसुलिन अगर प्रोड्यूस होना बंद हो जाए किसी की बॉडी में, तो उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो डॉक्टर उसको रेकमेंड करते हैं इंजेक्शन के रूप में जो इंसुलिन है वो इंजेक्ट किया जाता है उसकी बॉडी में, ताकि उसकी बॉडी का ब्लड प्रेशर लेवल ब्लड शुगर लेवल एक मेंटेन लेवल में रहे। क्वेश्चन नंबर 83, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है? तो जो डिस्टेंस मेजर करने की, यानी जो सेलेस्टियल बॉडीज हैं, यानी जो मून हो गया, सन हो गया, ब्लैक होल हो गया, फिर उसके बाद जो गैलेक्सीज हो गई, एंड्रोमेडा गैलेक्सी हो गई, मिल्की वे गैलेक्सी हो गई, इनके बीच की दूरियों को अगर किलोमीटर में मेजर करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वो। तो इस वजह से जो लाइट ईयर है वो बनाया गया। तो लाइट ईयर का मतलब मेनली क्या होता है? जो एक लाइट है वो एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। तो लाइट ईयर किस चीज की यूनिट है, किस चीज को मेजर करने के लिए बनाई गई है? वो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। और ये नहीं कि अभी आपको आपके घर से लेके आपके स्कूल तक के डिस्टेंस को मेजर करना है तो आपके लाइट ईयर में मेजर करोगे, नहीं, वो बेवकूफ़ी भरा काम है, वो नहीं करना आपको। तो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच की जो दूरी है उसको मेजर करने के लिए लाइट ईयर बनाई गई है। और लाइट ईयर का मेनली मतलब क्या होता है? लाइट ईयर, द लाइट ट्रेवल द डिस्टेंस इन 1 year is called light year. क्वेश्चन नंबर 84, हु गॉट द नोबेल प्राइज फॉर गीतांजलि? तो गीतांजलि के लिए, गीतांजलि किसने लिखी थी? ये लिखी थी हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और इनको नोबेल प्राइज मिला था। और भारत का सबसे पहला जो लिटरेचर में नोबेल प्राइज है ये किसको मिला था? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी को ही मिला था। और किसके लिए मिला था? इन्होंने गीतांजलि लिखी थी, इसके लिए मिला था इनको। और रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही जो भारत का नेशनल एंथम है वो लिखा, और उसके बाद बांग्लादेश का भी जो नेशनल एंथम है वो भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। तो हु रोट द हैरी पॉटर? तो हैरी पॉटर किसने लिखी है? वो जेके रोलिंग ने लिखी है। हैरी पॉटर ये बहुत फेमस सीरीज है, होप आपने देखी होगी, नहीं देखी होगी तो आपके ऊपर, आप देखें या ना देखें। तो हैरी पॉटर किसने लिखी? वो लिखी जेके रोलिंग ने लिखी है। तो यहाँ पे रस्किन बॉन्ड है। रस्किन बॉन्ड एक बहुत फेमस ऑथर है, और इन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम है ब्लू अम्ब्रेला। रस्किन बॉन्ड ने, चेतन भगत की एक बहुत फेमस नॉवल है, वो है हाफ गर्लफ्रेंड। अगेन शेक्सपियर इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर वी हैव एवर सीन। तो उनकी एक नॉवल है, वो है हैमलेट। तो हैरी पॉटर किसने लिखी है? वो लिखी है जेके रोलिंग ने। तो संतोष ट्रॉफी कौन से खेल से एसोसिएटेड है? तो ये कौन से खेल से एसोसिएटेड है? ये है फुटबॉल से। क्रिकेट से आपको पता ही होगा, रणजी ट्रॉफी हो गई, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो गई, दलीप ट्रॉफी हो गई। हॉकी से आपका एक नेहरू कप हो गया। बैडमिंटन से जोनल कप्स होते हैं इसके। तो ये जो थॉमस कप है इसका एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है, बैडमिंटन की ट्रॉफी है। क्वेश्चन नंबर 87, तो थॉमस कप इज रिलेटेड टू विच गेम? वो कौन से गेम से रिलेटेड है? ये तो बैडमिंटन, यानी जो बैडमिंटन है उसमें जो मेंस हैं, आपको पता होगा बैडमिंटन मेंस और वुमेन्स दोनों खेलती हैं, तो बैडमिंटन मेंस का जो ट्रॉफी है वो थॉमस कप है। तो क्वेश्चन नंबर 88, एड्स डे कभी मनाया जाता है? एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। और 1 दिसंबर को ही एक डे और मनाया जाता है, वो कौन सा है? BSF डे, यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स डे भी हमारा 1 दिसंबर को ही मनाया जाता है, और 1 दिसंबर को ही एड्स डे भी होता है। क्वेश्चन नंबर 89, ह्यूमन राइट्स डे यानी मानव अधिकार दिवस कभी मनाया जाता है? वो मनाया जाता है हमारा 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम में जो डेज हैं, यानी जो फेमस डेज हैं, इन्वायरमेंट डे, वुमेन डे हो गया, उसके बाद
ऊपर हमने जितने भी क्वेश्चंस करे हैं, जो डे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में डेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आप एक बार गो थ्रू जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 19, गरबा इज फेमस फ्रॉम ऑफ विच स्टेट। तो जो गरबा है वो कौन से स्टेट का डांस है, वो है हमारा गुजरात। राजस्थान से अभी घूमर था। क्वेश्चन नंबर 91, वेयर इज द यक्षगाना किंगडम। जो यक्षगाना किंगडम है वो कौन से राज्य से रिलेटेड है, तो वो हमारा कर्नाटका से। कर्नाटका में ही एक फेमस प्लेस है हम्पी, जो कि विजयनगर एम्पायर के टाइम पे बहुत ही फेमस एक प्लेस था, वो हम्पी था। ये आपको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, वेयर द चिल्का लेक झील लोकेटेड। तो जो चिल्का लेक है ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये है उड़ीसा में। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, वो चिल्का लेक ही है। और ये चिल्का लेक समुद्र के बिल्कुल बाजू में है, तो ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी लेक है। और ये जो लोकटक लेक है यानी लोकटक झील, ये कहाँ पे, ये हमारे मणिपुर में है। और एक है लोकटक नेशनल पार्क, उसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो आप उसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, केवीएस 2015, ये यहाँ पे ईयर मिसप्रिंट हो गया है ये। व्हेन वाज जीएसटी इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया। तो जीएसटी कभी आई थी, ये आई थी 1 जुलाई 2017। तब के जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली जी थे, वो इन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करवाया था। और जो जीएसटी थी वो आई थी हमारी 101वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 के थ्रू जीएसटी आई थी, और ये 1 जुलाई 2017 को पूरे भारतवर्ष में लागू कर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 95, व्हेन डिड फर्स्ट पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान स्टार्टेड। तो पहला पंचवर्षीय योजना कभी आया था, ये आया था हमारा 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना आया था। टोटल 5 ईयर प्लान कितने थे, 5 ईयर प्लान टोटल कितने थे, वो थे हमारे 12। क्वेश्चन नंबर 96, वेयर डिड हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को। कहाँ पे है यूनेस्को, ये हमारा पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म यही होती है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये हमारा फ्रांस के पेरिस में। क्वेश्चन है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो जो सार्क है, सार्क की फुल फॉर्म क्या है, सार्क की फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की फुल फॉर्म है। और सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो लोकेटेड है हमारे नेपाल के काठमांडू में। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई थी वो कब हुई थी, वो हुई थी हमारी 1526। हुई किसके किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी, जिसमें जो बाबर था वो जीत गया था और मुगल सल्तनत की उसने नींव की स्थापना रखी थी। और क्वेश्चन नंबर 99, व्हेन डिड द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत टेक प्लेस। तो जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो कभी हुई थी, वो हुई किस किस के बीच में थी, ये हुई थी हमारी अकबर के बीच में हुई थी और हेमू के बीच में हुई थी। और ये कब हुई थी, ये हुई थी हमारी 1556 में हुई थी। और स्टार्ट कब हुई थी, ये हुई थी 5 नवंबर 1556 में हुई थी, ये स्टार्ट हुई थी। और ये अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी, पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी वो। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 के ऊपर मूव करते हैं। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100 है, वो है इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट। तो इंडिया के जो पहले एस्ट्रोनॉट हैं जो कि स्पेस में गए, वो कौन से हैं, वो हमारे
विंग कमांडर राकेश शर्मा। विंग कमांडर राकेश शर्मा इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अंतरिक्ष में गए हैं। तो कौन है? वो है हमारे विंग कमांडर राकेश शर्मा। विंग कमांडर उनकी एयरफोर्स की रैंक है, और राकेश शर्मा उनका नाम है और विंग कमांडर उनकी एयरफोर्स की रैंक है। क्वेश्चन नंबर 101, व्हाट इज काजीरंगा नेशनल पार्क फेमस फॉर? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है। काजीरंगा नेशनल पार्क हमारा कहाँ है? हमारा ये आसाम में है। और किसके लिए फेमस है ये जो एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए ये फेमस है। वन हॉर्न रेनो के लिए ये फेमस है। और जो आसाम है उसका जो स्टेट एनिमल है वो भी क्या है? वो भी यही है, वन हॉर्न रीनो ही आसाम का स्टेट एनिमल भी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 102, इंडियाज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है, अभी करंट अफेयर में बहुत चल रही थी, अरावली पर्वत श्रृंखला। और अरावली पर्वत श्रृंखला कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? ये इंपॉर्टेंट है। वो 4 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य है? वो सबसे पहले राजस्थान, सबसे पहले गुजरात है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली। तो ये यहाँ से होकर गुजरती है। और इसकी अरावली पर्वत श्रृंखला की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है गुरु शिखर है। और इसकी लेंथ कितनी है? गुरु शिखर की लेंथ है हमारी 1722 मीटर, गुरु शिखर की लेंथ है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, विच इज रबी क्रॉप। तो रबी क्रॉप क्या होती है? और जो सबसे पहले तो जब रबी क्रॉप होती है वो होती है विंटर में जो उगाई जाती है, मतलब जो अक्टूबर से लेके जो नवंबर के बीच में जो फसलें उगाई जाती हैं उसे रबी क्रॉप कहते हैं। और वो उसमें से कौन सी एक क्रॉप है? इसमें है ये व्हीट है, मतलब गेहूं है, जो वो एक रबी क्रॉप है, वो विंटर के टाइम पे उसे उगाया जाता है। और साथ में जो खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप होती है, एक खरीफ क्रॉप होती है। और खरीफ क्रॉप कौन सी होती है? खरीफ क्रॉप वो होती है जो जून और जुलाई के टाइम पे उगाई जाती है, मेनली रेनी सीजन में। तो वो कौन कौन सी होती है? एक होती है राइस, होती है मेज, और फिर उसके बाद कॉटन। तो ये रबी क्रॉप विंटर के टाइम पे, खरीफ क्रॉप जो होती है वो रेनी सीजन होती है। तो रबी क्रॉप इसमें से कौन सी है? इसमें से है गेहूं। क्वेश्चन नंबर 104, जो पार्लियामेंट होता है वो किन किन तत्वों से मिल के बना होता है? तो सबसे पहला होता है हमारा लोकसभा, राज्यसभा, और उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट हमेशा प्रेसिडेंट ही होता है। तो पार्लियामेंट किन चीजों से मिलके बना होता है? सबसे पहला होता है लोकसभा, राज्यसभा, उसके बाद हेड ऑफ द स्टेट यानी कि प्रेसिडेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 105, केवीएस 2016 में पूछा गया, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू व्हाट? तो आर्टिकल जो 17 है वो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी जो छुआछूत है यानी अनटचेबिलिटी है उसको अबोलिश करता है आर्टिकल 17। और इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आर्टिकल 17 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अनटचेबिलिटी से। क्वेश्चन नंबर 106, आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये लागू हुआ था हमारा 1 अप्रैल 2010 में। और ये एक फंडामेंटल ड्यूटी भी है, हमने ऊपर पढ़ा, जिसमें जो 6 साल से लेके 14 साल के बच्चे हैं उन बच्चों को एडुकेशन प्रोवाइड हो। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये उस बच्चे के पेरेंट की जिम्मेदारी है, और जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी जिम्मेदारी है। क्वेश्चन नंबर 107, वेयर वॉज पंचायती राज इम्प्लीमेंटेड फर्स्ट? तो सबसे पहले जो पंचायती राज है वो कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुआ था? तो राजस्थान का जो एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वो राजस्थान का जो डिस्ट्रिक्ट है नागौर, वहाँ पे सबसे पहले जो पंचायती राज है वो आया था। और ये जो पंचायती राज है एक गांधीयन प्रिंसिपल है, यानी जो हमारे बापू महात्मा गांधी हैं उनका एक
उनके बहुत सारे प्रिंसिपल्स थे, तो उसमें से एक प्रिंसिपल है जो पंचायती राज होना चाहिए, क्योंकि उनका मानना ये था जो गांव की समस्याएं हैं वो गांव के लोगों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो ये जो पंचायती राज है वो सबसे पहले किस राज्य में इम्प्लीमेंट हुआ था, तो वो हुआ था हमारा राजस्थान के नागौर में। और ये क्या कब आया था, ये आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1973 में पंचायती राज को इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहली बार हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। क्वेश्चन नंबर 108 हु कैन डिक्लेयर एन इमरजेंसी, यानी जो इमरजेंसी है वो कौन डिक्लेयर कर सकता है, तो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ही डिक्लेयर कर सकता है। और इमरजेंसी वो 3 ग्राउंड्स पे लगती है। सबसे पहले लगती है नेशनल इमरजेंसी, फिर आती है स्टेट इमरजेंसी जिसे प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, उसके बाद आती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो हमारे देश में ये लगा है, ये लगा है। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगा है। और ये जो नेशनल इमरजेंसी होता है इसका आर्टिकल होता है 352, जो प्रेसिडेंट रूल होता है इसका आर्टिकल होता है 356, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है इसका आर्टिकल होता है 360। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो इमरजेंसी कौन लगा सकता है, इमरजेंसी लगा सकता है सिर्फ प्रेसिडेंट। और इमरजेंसी कितने ग्राउंड्स पे लगती है, 3 ग्राउंड्स पे लगती है। सबसे पहले नेशनल, फिर प्रेसिडेंट रूल, फिर उसके बाद आता है हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। तो हमारा नंबर 109 हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का चेयरमैन कौन होता है, ये हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। और जो नीति आयोग होता है उसका चेयरमैन कौन होता है, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर होता है। क्वेश्चन नंबर 110 है हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन संविधान। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने हमारे शेड्यूल्स हैं, वो हमारे कितने हैं, हमारे 12 शेड्यूल्स है। ओरिजिनली हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें 8 थे, बाद में जो 4 है वो ऐड करे जाते हैं। सबसे पहले जो ऐड किया जाता है वो किया जाता है हमारा 9th शेड्यूल ऐड किया जाता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके बाद जो 10th वाला होता है वो कब ऐड किया जाता है, वो किया जाता है 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985। उसके बाद जो 11 और जो 12 है वो हमारे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किए जाते हैं, वो हमारे किए जाते हैं 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो ओरिजिनली हमारे कितने हैं, 8 हैं, लेकिन प्रेजेंट कितने हैं हमारे अभी 12 हैं। क्वेश्चन नंबर 111 व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ लाफिंग गैस। तो लाफिंग गैस का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है, वो निट्रस ऑक्साइड होता है। और क्वेश्चन नंबर 112 बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaHCO3, और इसे कहते हैं हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं किसको, बेकिंग सोडा को। और इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 113 विच प्लेनेट इज कॉल्ड ब्लू प्लेनेट। तो ये हम सभी को पता है जो हमारा जो अर्थ है उसे ब्लू प्लेनेट कहते हैं, क्योंकि जो 70% ऑफ अर्थ है वो किससे कवर्ड है, वो हमारे वाटर से कवर्ड है। इस वजह से जो उसकी अपीयरेंस होती है वो ब्लू कलर की होती है। तो और हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 114 KVS 2016 में पूछा गया है हु मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप होती है उसकी जो तीव्रता होती है उसको कौन मेजर करता है, कौन सा इसमें से डिवाइस है जो मेजर करता है, तो वो कौन करता है, सेस्मोग्राफ। रिक्टर स्केल भी कहते हैं इसको। बैरोमीटर क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर होता है उसको मेजर करता है। लेक्टोमीटर जो हमारी मिल्क होती है उसकी डेंसिटी इम्प्योरिटी वगैरह को चेक करता है। जो थर्मामीटर होता है नाम से पता चल रहा है ये टेम्परेचर को मेजर करता है। तो जो अर्थ की जो इंटेंसिटी होती है वो कौन मेजर करता है, वो करता है हमारा सेस्मोग्राफ, जिसे रिक्टर स्केल भी कहते हैं।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम। तो हमारी जो ओजोन लेयर है वो किस किस चीज से हमें प्रोटेक्ट करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करती है, जो कि हार्मफुल रेज होती है हमारी, जो सन से है वहां से आ रही होती है हमारे अर्थ के ऊपर, लेकिन जो ओजोन होता है वो इसको आ, पास होने से रोकता है, और हमारी जो स्किन है, अगर स्किन के ऊपर अल्ट्रावायलेट रेज गिरे तो हमें स्किन कैंसर होने का खतरा रहता है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज, जो ओजोन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 होता है ओजोन का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 116, विच गैस लीक्ड इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है वो कभी हुई थी, ये हुई थी हमारी 3 दिसंबर 1984 को हुई थी। और इसमें कौन सी जो गैस है वो लीक हुई थी, ये हुई थी हमारी मिथाइल आइसोसाइनेट। ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है। और ये कहाँ से लीक हुई थी, ये लीक हुई थी, वो जो इंडस्ट्री था उसका नाम क्या था, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। तो 3 दिसंबर की रात को, 1984 की रात को, जो मिथाइल आइसोसाइनेट होता है वो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड इंडिया लिमिटेड की जो फैक्ट्री होती है वहां से लीक हो जाती है, और इसमें हजारों लोगों की जान जाती है, इसमें सॉरी हजार लोग की जान नहीं जाती है, इससे हजार लोगों को इम्पेक्ट पड़ता है उनकी लाइफ के ऊपर। और जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है केवीएस 2016, व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस होता है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे जो एल्गाई होते हैं और जो ग्रीन प्लांट होते हैं अपना जो खाना है वो खुद बना के खाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें किस चीज़ की नीड नहीं होती है, उसमें किस चीज़ की नीड नहीं होती है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक चीज़, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसका इनपुट क्या क्या होता है, उसका इनपुट होता है सबसे पहले सनलाइट होता है, फिर उसके बाद हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर उसके बाद हमारा H2O यानी कि पानी होता है, और इसका आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है हमारा C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज होता है, और साथ में क्या होता है हमारा ऑक्सीजन होता है, यानी कि O2 हमारा जो फोटोसिंथेसिस है उसका आउटपुट होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118 के ऊपर, हु कंपोज रामचरितमानस। तो रामचरितमानस किसने कंपोज करी है, तो वो तुलसीदास जी ने कंपोज करी है। क्वेश्चन नंबर 119, हु रोट अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र किसने लिखी है, वो लिखी है हमारे कौटिल्य ने, चाणक्य ने। और अर्थशास्त्र के अंदर किस चीज के बारे में बात की गई है, कि जो एक रूलर होता है उसकी जो अपनी टेरिटरी है उसके अंदर कैसा रूल करना चाहिए, उस स्टेट का पॉलिटिक्स कैसा होना चाहिए, उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए, उसके अंदर जो वॉरफेयर है वो कौन सी टैक्टिस होनी चाहिए फाइट करने के लिए। तो जो अर्थशास्त्र है वो किसने लिखी है, वो लिखी है हमारी कौटिल्य ने लिखी है, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 120, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द नोबेल प्राइज। तो हमारे जो सबसे पहले इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज मिला वो कौन है, वो हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी। और हमने ऊपर डिस्कस करा है किस चीज के लिए मिला है इनको, इनको मिला है गीतांजलि के लिए मिला है इनको नोबेल प्राइज मिला है। और उसके बाद जो सीवी रमन जी हैं उनको कब मिला था, उनको मिला था 1930 में, फिजिक्स के लिए मिला था। और उसके बाद ये जो हमारी मदर टेरेसा है इनको कभी मिला था, इनको मिला था 1979 में। और ये इनको पीस के लिए मिला था, सीवी रमन जी को फिजिक्स के लिए मिला था, और अमर्त्य सेन जी को कभी मिला था, ये मिला था 1998 में, इकोनॉमिक्स के लिए मिला था। तो सबसे पहले किसको मिला था, वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 121 केवीएस 2016 में पूछेंगे, इंडिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो कौन सा है। तो ऑब्वियसली बात है, सभी को पता है ये भारत रत्न है। और आज तक भारत रत्न कितने लोगों को मिला है, वो मिला है 53 लोगों को आज तक भारत रत्न मिल चुका है। तो अभी लास्ट में 2024 में लास्ट में सबसे लास्ट में मिला था, 3-4 लोग के नाम थे जिसमें सबसे लास्ट में थे LK आडवाणी जी थे, उनको मिला था। और सबसे पहले किसको मिला था, सी राजगोपालाचारी जी को सबसे पहले भारत रत्न मिला था। और अभी अभी तक के लिए जो सबसे लास्ट में मिला है वो किसको मिला है, LK आडवाणी जी को मिला है। और टोटल कितनों को मिला है, 53 को मिला है।
तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। द बिगेस्ट अवार्ड इन स्पोर्ट वर्ल्ड नाउ, और ये इंडियन स्पोर्ट्स वर्ल्ड की बात हो रही है, यहाँ पे पूरे वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है। तो कौन सा अवार्ड है, और उसका नाम अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, तो वह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इसका पुराना नाम क्या था, इसका था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। तो खेल रत्न अवार्ड था इसका पहले नाम था, लेकिन अभी चेंज होके ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हो गया है। और इंडिया का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कोई सा है अगर स्पोर्ट्स के वर्ल्ड में, तो यही है, वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड ही है। क्वेश्चन नंबर 123, टू हुम इज द द्रोणाचार्य अवार्ड गिवन, यानी जो द्रोणाचार्य अवार्ड है किसको मिलता है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है जो कोचेज होते हैं, जो कोच होते हैं उनको मिलता है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। और जो अर्जुना अवार्ड होता है वो किसको मिलता है, अर्जुना अवार्ड मिलता है जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं उनको मिलता है। और प्लेयर्स के जो कोच होते हैं उनको कौन सा मिलता है, उनको मिलता है द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। तो कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड मिलता है। क्वेश्चन नंबर 124, इन विच फील्ड द ऑस्कर अवार्ड गिवन। तो जो ऑस्कर होता है वो कौन सी फील्ड में मिलता है, ऑब्वियसली सभी को पता है ये सिनेमा के फील्ड में मिलता है। और जर्नलिज्म का जो हाईएस्ट अवार्ड है कौन सा है, ये यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो साइंस है उसका जो हाईएस्ट अवार्ड है वो कौन सा है, वो नोबेल प्राइज है। और ये जो म्यूजिक के फील्ड का सबसे हाईएस्ट अवार्ड कौन सा है, वो है संगीत नाटक अकेडमी और संगीत नाटक अकेडमी रत्न। ये हमारे संगीत का हाईएस्ट अवार्ड है। सिनेमा का ऑस्कर होता है, और जर्नलिज्म का हमारा कौन सा होता है, पुलिट्जर अवार्ड होता है। और उसके बाद जो साइंस होता है उसका कौन सा होता है, नोबेल प्राइज होता है। तो क्वेश्चन नंबर 125, जो पुलिट्जर अवार्ड होता है ये कौन सी फील्ड में मिलता है, ये जर्नलिज्म में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 126, पॉपुलेशन डे कभी सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है। 5 जून हमने डिस्कस करा है, ये वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। 1 दिसंबर को एड्स डे भी होता है, और उसके बाद बीएसएफ डे भी होता है। और उसके बाद जो 8 मार्च है उसको कौन सा सेलिब्रेट किया जाता है, वो हमारी जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये 8 मार्च को ही सेलिब्रेट किया जाता है। तो नेशनल साइंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारा 28 फरवरी को। और ये 28 फरवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि ये जो डेट है, ये इस दिन जो सीवी रमन जी हैं, जो जिनको 1930 में फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला था, हमारे भारत के सबसे पहले व्यक्ति जिनको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे, वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और जो साइंस के फील्ड में सबसे पहले अगर किसी को अवार्ड मिला है भारत में नोबेल प्राइज, तो मिला है सीवी रमन जी को मिला है। और उनका जो बर्थडे है वो 28 फरवरी को आता है। तो इस वजह से जो नेशनल साइंस डे है वो इंडिया में कभी सेलिब्रेट किया जाता है, वो किया जाता है 28 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर 128, मधुबनी पेंटिंग इज फेमस, वो कौन से स्टेट की फेमस आर्ट है, वो है हमारे बिहार की है। क्वेश्चन नंबर 129, जो पट चित्रकला है वो कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, तो हमारी बिलोंग करती है वो उड़ीसा से और वेस्ट बंगाल से भी करती है। तो अगर अगर ऑप्शन दोनों है तो आपको उड़ीसा ही लगाना है, लेकिन अगर किसी ऑप्शन में उड़ीसा नहीं है बंगाल है तो आपको बंगाल लगाना है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वाला सही वाला आंसर कौन सा होगा, वो उड़ीसा होगा। अगर दोनों दिए हैं तो उड़ीसा होगा, अगर दोनों में से कोई एक दिया है तो या तो बंगाल होगा या फिर उड़ीसा होगा, क्योंकि ये जो पट चित्रकला है ये दोनों स्टेट्स में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 130, तो वेयर इज कोणार्क सूर्य टेम्पल, जो कोणार्क सूर्य मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, तो हमारा जो उड़ीसा है उसका जो पुरी है वहाँ पे कोणार्क सूर्य टेम्पल है वो स्थित है हमारा। क्वेश्चन नंबर 131, वेयर आर द केव्स ऑफ अजंता एंड एलोरा। तो अजंता और एलोरा की जो केव्स हैं वो आपको पता होगा बुद्धिज्म के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा ये फेमस थी, और उस टाइम पे ही इनका जो बिल्ड इनको किया गया था। और ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र के जो औरंगाबाद है वहाँ पे अजंता और एलोरा की जो है केव्स वो पाई जाती है। My next क्वेश्चन नंबर 132, हु बिल्ट द टेम्पल्स ऑफ खजुराहो। तो खजुराहो का जो टेम्पल है वो किसने बिल्ड करा है, वो चंडेलाज ने बिल्ड करा है।
और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 133, वेयर इज सांची स्तूपा लोकेटेड। तो सांची स्तूपा कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारे मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 134, वेयर इज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। तो जो हॉर्नबिल सेलिब्रेटेड, हॉर्नबिल एक पक्षी का नाम होता है, पक्षी का नाम है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 135, पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो ये कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? ये है हमारे जो तमिलनाडु है, साउथ इंडिया का स्टेट है, वहाँ का है। और आपने देखा होगा कि जो फेस्टिवल्स हैं, पेंटिंग्स हैं, फिर उनके डांस हैं, वो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा ही पूछे गए हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, जैसे स्टैटिक जीके के जो फेस्टिवल्स हो गए, स्टेट के डांस हो गए, पेंटिंग्स हो गए, फोक डांसेस हो गए, तो ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो आप इनसे एक बार जरूर गो थ्रू कर जाइएगा। और वो हम क्वेश्चंस को तो यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन एक बार आप क्वेश्चंस को करने के बाद एक बार आप जो फेस्टिवल्स है, डांस है, पेंटिंग्स है, एक बार आप इनसे एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 136, ओनम इज अ फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो केरला का ओनम जो है वो केरला का एक फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 137, वेयर इज द पुष्कर मेला। जो पुष्कर का मेला है, ये दुनिया का सबसे बड़ा ऊँटों का मेला है। ये कहाँ पर होता है? तो ये हमारा अजमेर राजस्थान का डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये होता है, हर साल लगाया जाता है इसको। और पुष्कर में ही दुनिया का इकलौता ब्रह्मा जी का जो टेम्पल है वो भी है। तो ये आपके लिए फैक्ट की बात है। क्वेश्चन नंबर 138, विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। तो इंडिया की जो सबसे पुरानी क्लासिकल लैंग्वेज है कौन सी है? वो तमिल है। क्वेश्चन नंबर 139, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ सितार। तो जो सितार है, इंडिया में सितार के जनक किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है अमीर खुसरो को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 140, वेयर इज द साइलेंट वैली लोकेटेड। जो साइलेंट वैली है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वो लोकेटेड है हमारी केरला में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 141 हमारा है, वेयर इज द फ्लावर वैली। फूलों की जो घाटी है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो वो हमारी उत्तराखंड में लोकेटेड है। और फ्लावर वैली एक नेशनल पार्क भी है, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। तो भारत की किस राज्य की सबसे ज़्यादा समुद्री तटीय सीमा है? तो किसकी है? वो गुजरात की है। और वो कितनी है? 2340 किलोमीटर गुजरात की कोस्ट लाइन है। क्वेश्चन नंबर 143, सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड बाय विच रिवर। ये किन दो नदियों के मिलने से जो सुंदरबन डेल्टा है वो बनता है? वो गंगा और ब्रह्मपुत्र। और दुनिया का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा ही है। ऊपर हमने डिस्कस करा क्वेश्चन नंबर 144, व्हेन इज खरीफ क्रॉप सोवन। जो खरीफ क्रॉप होती है कभी उगाई जाती है? तो जो मानसून होता है यानी बरसात ऋतु के शुरुआत में की जाती है, जून और जुलाई में खरीफ जो क्रॉप्स होती है उनको उगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 145, विच स्टेट इज कॉल्ड मसालों का बगीचा यानी स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? तो बेझिझक किसे केरला को ही कहते हैं। इन क्वेश्चन में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, ये स्टैटिक जीके की पार्ट है, तो इसमें आपको इन चीज़ों को याद ही करना पड़ेगा। अब इसमें मसालों का बगीचा किस लिए कहते हैं? क्योंकि वो जो इंडिया में लार्जेस्ट स्पाइस प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है? वो केरला ही करता है। तो इसमें ज़्यादा इसमें कोई थ्योरेटिकल बात नहीं है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, इस वजह से आपको ये याद ही करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट इज कॉल्ड पिंक सिटी। तो अभी पिंक सिटी किसको कहते हैं? ये जयपुर को कहते हैं, ये सभी को पता है। तो अभी इसके पीछे का लॉजिक रीजन तो सभी को पता है कि उधर के जो घर है उनकी जो छतें हैं मोस्ट ऑफ पिंक कलर की हैं, तो ऊपर से देखने पे वो पिंक पूरा दिखता है, तो इस वजह से पिंक सिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, व्हाट इज कॉल्ड ब्लू सिटी। अगेन वही नॉर्मल से क्वेश्चन, तो ये जोधपुर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 148, सिटी ऑफ लेक्स किसे कहते हैं? तो ये उदयपुर को कहते हैं। और ये कहाँ पे है? ये राजस्थान में।
क्वेश्चन नंबर 149 स्लोगन गरीबी हटाओ वॉज गिवन इन विच पंचवर्षीय योजना में, यानी कि कौन से 5 ईयर प्लान में ये जो गरीबी हटाओ योजना है ये दी गई थी, ये दी गई थी हमारे 5th 5 ईयर प्लान में। और 1971 का जो इलेक्शन था, लोकसभा का इलेक्शन था, उसमें हमारी इंदिरा गांधी जी ने ये गरीबी हटाओ नारा है इसका बहुत यूज करा था। मतलब अपने इलेक्शन का एजेंडा ही उन्होंने गरीबी हटाओ बना लिया था। तो किस पंचवर्षीय योजना का जो स्लोगन है वो गरीबी हटाओ है, वो है हमारा 5th 5 ईयर प्लान का। क्वेश्चन नंबर 150 जो 1 रुपए का नोट होता है उसके ऊपर कौन साइन करता है, तो उसके ऊपर हमारा साइन करता है हमारा वो फाइनेंस सेक्रेटरी करता है, वित्त सचिव करता है, और इसके ऊपर जो गवर्नर है वो नहीं करता है। तो हमारे जो प्रेजेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं वो कौन है, हमारे टी सोमनाथन है। टी सोमनाथन हमारे प्रेजेंट के फाइनेंस सेक्रेटरी है। तो फ्रेंड्स हमने आज इस लेक्चर में 150 क्वेश्चंस कवर करे हैं। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम अगली जो वीडियो का पार्ट है उसमें करेंगे। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर देना। और आगे की जो इस जो सीरीज़ है, इस सीरीज़ में 450 प्लस क्वेश्चंस हैं जो आपके PYQs ही हैं, और हमने डिटेल्ड एनालिसिस कर करके आपके जो CBSE है, आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से CBSE ने बार बार क्वेश्चंस को पूछा है, उन टॉपिक से हमने क्वेश्चंस को लाए हैं। वहाँ से जो PYQs पूछे गए हैं उस PYQs को हमने कंपाइल करा है और पूरा एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में आपके लिए ये जो वीडियोस हैं इनको हम लोग अरेंज कर रहे हैं। तो आगे की जो वीडियोस हैं ये आपको इस चैनल पर ही मिल जाएंगी। तो आप उसके लिए आप चैनल को चेकआउट करते रहिए। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।